सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी, ये एक प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जो कि एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी, जिसकी शुरुआत माना जाता है कि आज से लगभग 5,500 साल के आसपास हुई थी, और वो 3,500 साल तक, इस आज से 3,500 साल पहले तक वो सभ्यता रही। यानी कि लगभग 2,000 साल ये एक सभ्यता पूरी तरह से अपने मेच्योरिटी शबाब पे रही है। और ये माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उस समय के मिस्र यानी इजिप्ट और मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन के साथ साथ फली फूली थी। और अगर आप बीसी में देखें तो माना जाता है कि ईसा पूर्व 3300 से लेके ईसा पूर्व 1300 तक, यानी कि आज से 5,500 साल से 3,500 साल के बीच में ये सभ्यता रही थी। और इसमें वैसे तो देखा जाए तो ये पूरे के पूरे सिंधु घाटी यानी इंडस रिवर के साथ साथ जो है, जो आज का साउथ ईस्ट अफ़गानिस्तान है और जो पूरा पाकिस्तान है, वहाँ से लेके राजस्थान और के कई सारे क्षेत्र और जो गुजरात सिंध होते हुए अरब सागर के किनारे तक ये सभ्यता बसी हुई थी। हिस्टोरियंस जो इतिहासकार हैं उन्होंने लगभग 1,000 से ऊपर सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से अभी तक लगभग 100 साइट्स की खुदाई की जा चुकी है। और उसमें काफ़ी सारे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और उन 100 साइट्स में से लगभग 5 या 6 ऐसे शहर हैं जिन्हें यूनेस्को ने हेरिटेज साइट भी घोषित किया हुआ है। उनके नाम जैसे कि कुछ कॉमन है, हम सब जानते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, फिर से आपके एक मेहरगढ़ है जो बलूचिस्तान में पड़ता है। अगर इंडियन पार्ट में देखा जाए तो कालीबंगन लोथल राजस्थान में है, धोलावीरा गुजरात में है। ये और इसके अलावा और भी बहुत साइट है, लेकिन ये 5-6 बड़े शहर हैं जो कि खनन में पाए गए हैं। इसकी खोज सबसे पहले 1921-22 के आसपास जो है एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने की थी। जब उन्हें ये सूचना मिली कि पाकिस्तान में जो आज का पाकिस्तान है वहाँ पर कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी ब्रिटिश रेल कंपनी द्वारा। वहाँ पे खुदाई के लिए जब रेलवे लाइन की खुदाई की जा रही थी तो कुछ पकी हुई ईंटें मिली, और काफ़ी सारी ईंटें गांव वाले जो है वहाँ के लोकल मजदूर वो उठा के अपने घरों में ले गए लगाने के लिए। तब उन्हें कुछ शक हुआ और उन्होंने जो हिस्ट्री बुक से रेफरेंस करके उस जगह की खुदाई की तो उसके अंदर हड़प्पा शहर के अवशेष मिले। उसके थोड़े ही समय बाद उसी के आसपास मोहनजोदाड़ो नाम के शहर का अवशेष मिलता है। जो मोहनजोदाड़ो शहर है इसका अगर आप वो देखें, मतलब जो नक्शा, तो ये काफ़ी एक विकसित एक अर्बन प्लान्ड सिटी के रूप में पाया गया था इसे वहाँ, जिसमें कि सारे पक्के मकान बने हुए थे, मकान के बीच में सड़कें बनी हुई थी, और ये जो है पकी हुई ईंटों से जो है ये सब मकान बनाए गए थे। सभी जो है मकानों के साथ साथ नालियों को जोड़ा गया था, और इनका डिज़ाइन कुछ इस ढंग से था कि जो है सभी मकान का जो पीछे वाला हिस्सा है वो नालियों की तरफ खुलता था, और मकान का सामने वाला हिस्सा जो है वो सड़कों की तरफ खुलता था। और दो मकान के दोनों पीछे की तरफ से बीच से जो मेन नालियाँ हैं वो निकल के जाकर जो है छोटी छोटी नालियों से सिंधु नदी में जो है प्रवाहित होती थी, जिससे जल का निकास पूरी तरह से होता रहता था। शहर जो है दो भागों में बांटा गया था। एक ऊंचाई वाला हिस्सा जो कि शायद वहाँ के अमीर लोगों के रहने के लिए होता होगा, और दूसरा निचला हिस्सा जिसमें कि आम जनसंख्या रहती थी। मोहनजोदाड़ो शहर की लंबाई चौड़ाई देखें तो रफली आज के समय लगभग 1.5 किलोमीटर बाई 1.5 किलोमीटर के रेडियस में वो फैला हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि कम से कम 50,000 के आसपास लोग इस शहर में रहते होंगे जब ये अपने पूरे चरम पे था। और अगर इस सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो इस मैप में जैसा कि आप देख सकते हैं ये लगभग 1,000 किलोमीटर में या 1,200 किलोमीटर में लंबाई में ये पूरी सभ्यता फैली हुई थी, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे शहर उस समय के ये बसाए गए थे। यहाँ पे जो R.D. बैनर्जी और जॉन मार्शल जो उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर और ऑफिसर थे, जिनके देख रेख में सारी खुदाई का काम हुआ था, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो इस सभ्यता की जो इसका जो फैलाव था वो काफ़ी हद तक कुछ कश्मीर के एरिया में भी था, और इसके काफ़ी सारे साइट्स आज के हरियाणा में भी पाए गए हैं। उसके अलावा कुछ उत्तर प्रदेश यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हैं वहाँ तक भी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, या छोटे छोटे नगर वहाँ तक भी पाए गए हैं। इसमें जो मुख्यतः पेशा था लोगों का वो खेती थी और व्यापार था। ऐसा माना जाता है कि जो खेती के औजार थे वो सबसे ज़्यादा जो बलूचिस्तान यानी जो वेस्टर्न पार्ट आप देख रहे हैं
वहाँ जो नई नई खेती की टेक्निक शुरू शुरू में आज से लगभग 6000 साल पहले आई थी, उसी कारण जो है सूत्रधार हुआ होगा, ऐसा माना जाता है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसलिए मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, माना जाता है कि पहले वहाँ सेटलमेंट बसी थी, उसके बाद जो ईस्ट की तरफ आई है, जिसमें कि ये मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और जो आज के समय गुजरात और साउथ सिंध वाले जो इलाके हैं, वहाँ पे फिर अलग अलग शहरों का विस्तार हुआ होगा। इसमें ये भी माना जाता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था वो बलूचिस्तान की धरती से अगर पूरा नहीं हो पाता था, तो जो अफ़गानिस्तान का जो एरिया, सदर्न अफ़गानिस्तान आप देख पा रहे हैं ऊपर नॉर्थ की तरफ जहाँ इसका मैप लगता है, वहाँ बहुत से जो किसान थे वो ऊंचे पहाड़ों की तरफ से जो है वो सामान लेकर वहाँ आते थे, और जो है मतलब सामान खरीदने के लिए आते थे, और यहाँ से जो है एग्रीकल्चर का सामान खरीद कर फिर वो लौट जाते थे ठंड के पहले पहले। फिर पूरा ठंड बीतने के बाद गर्मी के दिनों में वो व्यापारी वहाँ से आते थे। दूसरा इनका जो मेजर ट्रेड रूट था, जहाँ यहाँ के बने हुए सामान और यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भेजा जाता था, वो था इजिप्ट और मेसोपोटामिया। ऐसे भी संकेत मिले हैं कि वेस्ट की तरफ जो है वहाँ से इजिप्ट मेसोपोटामिया का लैंड बॉर्डर जो लगता है, उससे ट्रेड वेस्ट की तरफ भी होता था। जो सिल्क रूट है आज के समय, जिसमें कि एंशियंट चाइना मंगोलिया से जो ट्रेड होता था, आप देख पा रहे हैं जो ऊपर अफगानिस्तान की बॉर्डर लगती है, वहाँ से भी जो है सिल्क रूट के थ्रू मंगोलिया और चाइना के ट्रेडर्स के साथ भी कुछ सिल्क और कीमती पत्थरों का व्यापार उस समय होता होगा, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। आइए अब अलग अलग बात करते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदारो यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय लोग खेती कैसी थी वहाँ पे, किस चीज़ का व्यापार करते थे, उनकी भाषा क्या थी और उनके पहनावे क्या थे, और जो है अंत में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक से विलुप्त हुआ या धीरे धीरे विलुप्त हुआ, इसके क्या कारण रहे होंगे, हम आगे एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि उस समय लोग जो है किस चीज़ का व्यापार करते थे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ट्रेड करने के लिए उस समय जो है जल मार्ग का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। कुछ हद तक ट्रेडिंग जो है लैंड मार्ग से भी उस समय कराई गई थी, जिसके भी अवशेष मिलते हैं और वहाँ की कलाकृतियों में ये बात भी देखने को आई है। अगर तो सबसे पहले जो बड़ी नदियाँ थी, जैसे कि इंदस, रवि, चनाब, अभी जो वहाँ में बड़ी नदियाँ हैं, उन नदियों के मार्ग से जो है काफ़ी सारा ट्रेड होता था, वो अलग अलग इंडिया के पार्ट से। और जो है चूँकि समुद्र से इसका दक्षिणी छोर मिलता है, इसलिए जो है समुद्र मार्ग से भी, जिसे मैरीटाइम ट्रेड कहते हैं, उसके भी काफ़ी सारे जो है वहाँ पे प्रमाण मिलते हैं कि यानी कि जल मार्ग से जो है ये सेंट्रल एशिया और इंडिया के अलग अलग पार्ट से ट्रेड होते थे, जिसमें से कि काफ़ी सारे आइटम जो थे वो एक्सपोर्ट के थे, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बाहर से मंगवाते थे, जिन्हें हम आज की भाषा में इम्पोर्ट कहते हैं। तो जो मेनली जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था वो खाने पीने के सामान और टेराकोटा मिट्टी के बने हुए बर्तन जो एक्सपोर्ट करती थी हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को और मंगोलिया को। और जो मेटल है, जैसे कि कुछ प्रेशियस मेटल होते थे, जिसमें कि आपके गोल्ड, टिन, ऐसा मानते हैं कि जो गोल्ड आज के समय का जो कर्नाटक, वहाँ से जो है गोल्ड लाकर जो है एक्सपोर्ट किया जाता था मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को, जिसमें कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया वगैरह के सेंटर्स प्रमुख थे। अफ़गानिस्तान, काबुल की तरफ भी भेजा जाता था। उसके अलावा जो कॉपर कॉपर यानी कि तांबा, माना जाता है कि आज राजस्थान में जो कॉपर माइनिंग होती है, उस समय भी वहाँ पे माइनिंग का कुछ काम होता था। राजस्थान के उसी कॉपर रिजर्व से कॉपर प्रोसेस करके मेटलर्जी की जो भी उस समय की टेक्निक होगी, उससे एक्सपोर्ट किया जाता था। और जो प्रमुख चीज़ें हैं बाहर से जो मंगवाई जाती थी, वो बेसिकली टिन या जेड जो पत्थर होते हैं, और कुछ एमरल्ड जो कि कीमती बेशकीमती पत्थर होते हैं, वो मेसोपोटामिया और मिडिल ईस्ट से मंगवाई जाती थी। कुछ सिल्क इंपोर्ट का वहाँ पे एविडेंस मिला है, जो चाइना मंगोलिया साइड से मंगवाई जाती थी। और इसके अलावा एक वेट एंड मेजर, नाप तौल की जो व्यवस्था थी, वो भी काफ़ी विकसित थी। खुदाई में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में छोटे छोटे, जैसे आज तराजू और बटखरे होते हैं, उस तराजू, बटखरे, बट्टे की जगह उसमें छोटे छोटे पत्थरों के क्यूब्स बने हुए मिले हैं, जिसमें कि एक एक क्यूब जो है एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर वजन का है, इतने ग्राम का, इतने केजी का। इससे साफ मालूम पड़ता है कि उसे नापने तौलने के लिए उन पत्थर के क्यूब्स को एक बटखरे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा ये भी वहाँ पे एक और व्यवस्था जो विकसित थी, वो कि जो ट्रेडर थे,
हस्तशिल्प में या शिल्प कला में, पॉटरी में या तांबे के बर्तन, फ्लिंट जो पत्थर के औजार होते थे वो बनाने में वहाँ के लोग बहुत ही पारंगत थे। बेसिकली एक कांसा युग यानी ब्रॉन्ज एज माना जाता है जब ये हड़प्पा या इंदस वैली सिविलाइजेशन पनपी थी और फली फूली थी। तो तांबे के औजार वगैरह बनाने की अच्छी खासी महारत हासिल थी। तो ये भी था कि कई जगह से लोग अलग अलग रॉ मटेरियल लेके ट्रेडर्स वहाँ आते थे और वहाँ रुक के जो हड़प्पा मोहनजोदारो और सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगर थे उनसे फिनिश गुड बनवा के फिर वो वापस लेकर अपने अपने सिटीज़ में जाते थे, जो कि मेसोपोटामिया और उधर इराक और इधर मिडिल ईस्ट। इसके अलावा कुछ लकड़ी का व्यापार जो कि आज हम देखते हैं कनाडा वगैरह में टेक्निक यूज़ की जाती है कि पहाड़ी क्षेत्रों से पहाड़ी पेड़ों की लकड़ियाँ काट के उससे पहाड़ी नदी में बहा दिया जाता है और एक जगह से आके कलेक्ट कर लिया जाता है। ऐसा भी प्रमाण मिले हैं जब कश्मीर के क्षेत्र ऊंचे क्षेत्रों से जो है पहाड़ों पे जो पेड़ हैं उन्हें काट के लकड़ियाँ बहा दी जाती थी और सिंधु नदियाँ बहते हुए जब वहाँ पहुँचती थी तो व्यापारी उसे उतार के फिर वहाँ लेके जाते थे इन शहरों में जो हड़प्पा मोहनजोदारो इस तरह के शहर थे जहाँ पे फिर लकड़ी के जो है औजार बनते थे। मतलब एक तरह से इतनी बढ़िया जो एक व्यवस्था, साफ ऐसा लगता है कि आधुनिक युग में जिस ढंग से इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ा गया है कि रॉ मटेरियल कहाँ आएगा, वो बनेगा कहाँ, वहाँ से फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी, पूरी की पूरी ऐसी व्यवस्था उस समय देखने को मिलती है। ऐसे निशान मिलेंगे मतलब शैलो मतलब छिछले बंदरगाह टाइप के कई जगह वहाँ पे निशानियाँ मिली हैं जहाँ सिंधु नदी जाके समुद्र में मिलती है। उस रास्ते से जो है नाव के रास्ते आगे दूसरे देशों में ले जाया जाता था और उसके पहले जो है ये बीड्स सोने के या पत्थर के या बीड हाथी दांत के जो है कुछ गहने वगैरह वो ले जाने के लिए कि माना जाता है कि पहली बार व्हील यानी पहिए का आविष्कार भी यहीं हुआ था और उस पहिए के आविष्कार से जो है फिर आगे बढ़ के उस उन गाड़ियों में भर के वो बंदरगाहों तक चीज़ें पहुंचती थी। फिर बात ये आती है कि इतनी विकसित सभ्यता अचानक से ख़त्म कैसे हो गई। ये अचानक से, अब जो इतिहासकार जो शोध करता है वो ये मानते हैं कि ये एकदम अचानक से ख़त्म नहीं हुई होगी और इसके पीछे जो एक सोशियो इकोनॉमिक रीज़न है यानी सामाजिक और जो आर्थिक कारण है उसके बारे में भी अब स्टडीज़ सामने आ रही हैं। क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें माना जाता है कि वो इतनी एक बार विकसित हो चुकी थी कि वहाँ जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ने लगी। क्योंकि उस समय खेती के साधन अच्छे खासे डेवलप हो चुके थे और आजकल के जो अनाज हैं लगभग ये सारे अनाज इंडस वैली सिविलाइजेशन में उगाए जाते थे। जो सबूत मिले हैं उसके हिसाब से गेहूँ, मक्का, सरसों, दालें और इसके अलावा मवेशी यानी पशुपालन भी होता था। इस कारण और पानी की व्यवस्था थी क्योंकि ये पूरी की पूरी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। बढ़ता हुआ व्यापार था। नतीजा ये हुआ कि जनसंख्या उस समय के हिसाब से इन शहरों में ज़्यादा बढ़ने लगी और माना जाता है कि 50 से 60 हज़ार लोग हड़प्पा मोहनजोदारो जैसे शहरों में रहते थे। इस कारण फिर ये हुआ कि जब कोई बीमारी फैलती थी तो वो तेज़ी से फैलने लगी और जो एक आदमी को लगी वो 10 लोगों को लग गई क्योंकि बस्ती घनी हो गई थी। तो उस समय बड़ी संख्या में कुछ लोग मारे जाने लगे और इसके कई सारे सबूत मिलते हैं। जब नरकंकाल अभी भी खुदाई में वहाँ से मिल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि एक ही जगह पे, जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, कई सारे लोगों के दबे होने की सबूत मिले हैं और कई सारे नरकंकाल एक ही जगह से मिले हैं, सामूहिक कब्र जैसे। तो इससे लगता है कि जो साइंटिस्ट मानते हैं कि घनी बस्ती में बीमारी तेज़ी से फैलती है तो ढेर सारे लोग एक जगह एक रहने के कारण मारे गए और फिर उसके अलावा जब जनसंख्या एक लिमिट से अधिक बढ़ गई तो वो क्षेत्र छोटा पड़ने लगा। इसलिए फिर धीरे 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 जो है वहाँ की जनसंख्या पूरब की तरफ जाके बसने लगी, जिसमें कि कश्मीर और आज का जो भारतवर्ष है जो कि गंगा के मैदान है जिसे गंजेटिक प्लेन कहते हैं, हरियाणा से आगे पूरा यूपी, बिहार, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, गुजरात साइड के और बाकी जो इंटीरियर इंडिया है इस तरफ पॉपुलेशन शिफ्ट कर गई। क्योंकि जितने रिसोर्स वहाँ हैं उससे ज़्यादा है इंडिया के जो सेंट्रल पार्ट है जो या जो अंदरूनी भाग है भारत का। क्योंकि वहाँ कुछ भाग जो है सिंध रेगिस्तान या राजस्थान या अफ़गानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में, मगर अगर आप इधर आए पंजाब से और पूरब की तरफ आए तो जो पूरा जो मैदानी इलाका है वो और ज़्यादा बड़ा है और वहाँ और ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। तो ये भी कारण माना जाता है कि ये सभ्यता धीरे 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 ये विलुप्त हो गई है। यूँ कहिए कि
लोग छोड़ के वहाँ से हट गए क्योंकि वो इलाका छोटा पड़ गया था, वो सभ्यता इतनी विकसित हो गई थी, वहाँ की जनसंख्या इतनी विकसित हो गई थी और वो धीरे धीरे आके भारत के अन्य भागों में बस गए। तो अब इसके अलावा जो एक और बात आती है कि वहाँ की भाषा कैसी थी। तो वहाँ की भाषा जो देखने को मिला है, जो मोहरे मिले हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो किसी पिक्चर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को यूज़ करते थे, यानी कि जो चिन्ह भाषा है, सांकेतिक भाषा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भाषा है वो अभी तक डेसिफर्ड नहीं है, यानी कि जो जो कैलीग्राफी होती है, जो भाषा विज्ञान है, वो कहीं किसी भी तरह से कोई पैटर्न या कोई एक उसमें लैंग्वेज अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। लिखी हुई है, एक लिपि है, लेकिन वो पिक्चर फॉर्म में देखें उसका अभी तक जो है अनुवाद या आज के समय आज की भाषा में वो क्या कहते होंगे, ये अभी तक उसे समझा नहीं जा सका। यदि साफ शब्दों में हम समझना चाहें तो ये है। तो इस तरह से एक महान सभ्यता जो कि पनपी 2000 साल तक जो है पूरी तरह से फली फूली और फिर धीरे धीरे अपने आप जो है 2000 साल पहले वो लगभग समाप्त हो गई। तो ये थी कहानी। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम डिटेल में बनाना चाहें तो यदि आप और हिस्टोरिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ताकि मैं उस एक टॉपिक पे रिसर्च करके डिटेल वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बनाना शुरू करूं। इसके साथ साथ हमारा जो करंट अफेयर पे वीडियो रहता है वो तो रहेगा ही, लेकिन हिस्टोरिकल टॉपिक्स भी अब हम बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हिस्ट्री अनलिमिटेड है, बहुत से टॉपिक हो सकते हैं। एंशिएंट भारत, मिडिवल इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, कैसे देखना चाहते हैं आप। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातें नई पुरानी देखने के लिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी किसी नए विषय पर या किसी हिस्टोरिकल टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक मेरे चैनल को प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे नए वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।